कहते हैं कि मौत को भी एक दिन मौत आनी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में जिंदा है या जिसके शरीर में भी जान है, उस पे एक दिन एक न एक दिन उसे मौत जरूर आनी है। यानी कि उसे इस पृथ्वी लोक को छोड़कर नरक लोक में या स्वर्ग लोक में जरूर जाना है। क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। फिर भी हमें अपनों के चले जाने का अपार कष्ट और बेहद दुख होता है। हम उन्हें भुला नहीं पाते, हम उनसे दूर नहीं हो पाते। हर पल, हर घड़ी, हर समय पे, हर त्योहार पे, हर मौके पे हमें उनकी याद आती है। आज की कुछ ऐसी सच्ची घटना है कि लोगों की, ये कहा जाता है कि लोगों की मृत्यु तो होती है, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु बिन वजह से या उनके समय से पहले हो जाती है। आज की ऐसी ही कुछ सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक व्यक्ति के कारण 35 लोगों की मौत उनके समय से पहले या उनके बिन वजह से ही हो जाती है। बिना दुख के, बिना कोई कष्ट के या बिना कोई जुर्म करे उनकी मौत हो जाती है। एक नहीं, करीबन 35 लोगों की मौत। वह व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के कारण उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है। आज की जो सच्ची घटना है, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली की है। इसी का एक इलाका है बेगमपुर, और बेगमपुर इलाके में एक लड़की 14 जुलाई 2015 को अपने घर से गायब हो जाती है। जब वो अपने घर से खेलने के लिए जाती है, करीबन उसकी उम्र 6 वर्ष रही होगी। दोपहर का समय था, दोपहर के करीबन 12 या 1 का वक्त रहा होगा। तब वह लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद परिजन उसे आसपास तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। शाम हो जाती है, रात आ जाती है, रात के बाद दिन निकल जाता है और दिन के बाद अगला दिन आ जाता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते परिवार वालों को करीबन 4 दिन बीत चुके थे। और 4 दिन बीत जाने के बाद दोपहर का करीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति उस इलाके से गुजर कर जा रहा था। वहां पर एक खंडर है, आसपास कोई घर नहीं है, वहां पर उस घर में कोई रहता नहीं है। उस खंडर से बदबू आ रही थी। जब बदबू आ रही थी, बदबू आने के कारण वह व्यक्ति खट समझ जाता है कि पास ही कुछ दिनों पहले एक लड़की की गायब हुई है हमारे कॉलोनी से, हमारे इलाके से। जब वह लड़की गायब हो जाती है तो व्यक्ति को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। वह तुरंत लड़की के परिवार वालों से, उसके परिजनों से मिलता है और बोलता है कि यहाँ पर एक बदबू आ रही है। बदबू की जांच जानने के लिए परिवार वाले डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वे पासी के पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट लेकर जाते हैं कि साहब, हमारी बच्ची करीबन 4 दिन से गायब है। जुलाई 2015 का यह वाकया। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस मौके पर आने के बाद छानबीन करती है। छानबीन के बाद पता चलता है कि वह उस लड़की की लाश थी। वह लाश सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे, बुरी तरह गल चुकी थी। कपड़ों के माध्यम से उस लाश की पहचान होती है। पहचान के बाद जब परिजनों को पता चलता है तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। आसपास के लोगों में कोहराम मच जाता है, काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस लाश को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने लाश को भेज दिया, उसकी छानबीन करने के लिए पुलिस डॉग टीम का सहारा लेती है या फोरेंसिक टीम बुलाती है। जब फोरेंसिक टीम आती है तो वहां पर सर्च किया जाता है, आसपास जांच की जाती है। तो जांच के दौरान दरअसल उन्हें वहां एक ड्राइवर लाइसेंस मिलता है, यानी कि डीएल मिलता है। डीएल मिलने के बाद वहां पर जो फोरेंसिक टीम आई थी वह डीएल पुलिस को सौंप देती है, और सौंप देने के बाद पुलिस उसकी छानबीन निकाल देती है। तो वह डीएल एक सनी नाम के लड़के का था। पुलिस सनी की तलाश करती है। तब पुलिस 1 हफ्ते के अंदर अंदर सनी की तलाश करने के बाद पुलिस एक हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पर सनी एडमिट था। सनी की हालत को देखती है तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। वह बेड से उठने लायक भी नहीं था, ना ही कुछ बताने लायक था। तो पुलिस सनी से पूछताछ करती है, उससे पूछते हैं कि आपका डीएल कहाँ गया और कैसे गया। इसी के बीच कुछ डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर कहने लगते हैं कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, इस टाइम आप इससे कोई सवाल या कोई जवाब नहीं कर सकते। पुलिस फिर दोबारा हट जाती है। पुलिस उस लड़के का हॉस्पिटल में रिकॉर्ड जानने की कोशिश करती है कि दरअसल ये लड़का कब से यहाँ पर भर्ती है और कब से यहाँ अटेंड है और किसकी मौजूदगी में यहाँ पर अटेंड है, वगैरह वगैरह वह बातें उनसे बूझने लगती है। बूझने के बाद पुलिस को पता चलता है कि यह लड़का जिसका नाम सनी है, जिसका डीएल वहां पर उस खंडर में मिला जहां पर लड़की की लाश मिली है, जहां पर बच्ची की लाश मिली है,
उधर परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। जहां जहां तक ये बात फैल रही थी, लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अचानक से ही लड़की का गायब होना और अचानक से ही इसकी मौत होना और मौत के बाद 8 दिन बाद इसकी लाश मिलना, इस बात को सोचकर सब परिजन हैरान थे। और आसपास के रिश्तेदार, आसपास के सगे संबंधी सब वहां पर मौजूद हो जाते हैं। पुलिस जब उस लड़के का रिकॉर्ड देखती है तो रिकॉर्ड में पता चलता है कि यह लड़का तो 10 जुलाई से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लड़का होश में आता है। लड़का जब होश में आता है तो पुलिस उससे छानबीन से केवल 2 सवाल पूछती है कि भाई आप ये बताओ कि आपका डीएल यानी कि ड्राइवर लाइसेंस वहां पर कैसे पहुंचा। तो पुलिस इस बात को जानने के लिए बेचैन थी और परेशान थी। उन्हें इस बात का इंतजार था कि कब ये लड़का बताए और कब हम इसकी छानबीन करें या इसकी तलाश करें। तो तलाश के बाद लड़का बताता है कि साहब मेरा पर्स किसी लड़ाई झगड़े में मेरे दोस्तों ने वह पर्स मुझसे छीन लिया था और वह छीन कर मुझे पीट कर बुरी तरह वहां से भाग गए हैं। और भागने के बाद वे वहां से चले गए हैं। एक मेरा दोस्त है रविंद्र कुमार, जो कि कंडक्टरी करता है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं, वो दिल्ली में बेगमपुरा में एक कमरा लेकर बस ड्राइवरी करता है, यानी कि कंडक्टरी करता है ड्राइवर की साथ। जब यह पुलिस को सारी बातें अपनी बताता है तो पुलिस उससे आराम फरमाने के लिए बोलकर वहां से पुलिस चली जाती है। पुलिस तलाश करती है रविंद्र कुमार की। करीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका था, रविंद्र का कहीं पता नहीं चल रहा था। रविंद्र कुमार दरअसल वह बदायूं का रहने वाला है, जहां वो बस यहाँ पर दिल्ली में बस कंडक्टरी करता है और वो किराए पर रूम लेकर बेगमपुरा में रह रहा था। तो पुलिस धीरे धीरे तलाश करने के बाद, छानबीन करने के बाद आखिर रविंद्र का पता ही चल जाता है। जब रविंद्र का पता चल जाता है, पुलिस रविंद्र को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में ले लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि भाई आपका पर्स ये वहां पर कैसे पहुंचा और कैसे, जो पुलिस का तरीका था यानी कि 3rd डिग्री देने का, पुलिस अपने तरीके से उस लड़के से यानी कि रविंद्र कुमार से सारी पूछताछ, सारी वार्तालाप कर रही थी। जब वार्तालाप पुलिस कर रही थी तो रविंद्र बताता है, रविंद्र जब अपने पुलिस को अपने लफ्जों में, अपने शब्दों में उसके बारे में बता रहा था तो वह हिचक रहा था, अटक रहा था। तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है और पुलिस उसे 3rd डिग्री देकर उससे सारा सच उगलवाने की कोशिश करती है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचाता, वह उस अपना जुर्म कबूल करता है। वह बताता है कि साहब मैंने उस 6 साल की बच्ची का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद मैं उसे उस खंडर में ले गया। खंडर में ले जाने के बाद मैंने उसके साथ घिनौना काम करने की कोशिश की। जब मैं उस कोशिश में नाकाम हो गया, वह लड़की शोर मचाने लगी, वह बच्ची चिल्लाने लगी। इस वजह से मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे गला घोंटकर मार दिया, यानी कि मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जब इस बात को सुन रही थी, जो सरकारी कर्मी थे, लेडीज कांस्टेबल, जेंट्स कांस्टेबल या पुलिस विभाग के जितने भी सरकारी व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, सब हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है या किस हद तक जा सकता है। मुजरिम अपने जुर्म बता रहा था, पुलिस हैरान थी, पुलिस सुनती जा रही थी और जो जो उस पुलिस के तरीके होते हैं वह सब तरीके अपनाती जा रही थी। तो वह बताता है कि साहब मैंने 14 जुलाई 2015 को उस लड़की का अपहरण किया और अपहरण करने के बाद मैंने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और जो मुझे घिनौना काम करना था मैंने उसके साथ वो किया और फिर मैं उसे वहीं छोड़कर वहां से आ गया। तो पुलिस उस रविंद्र कुमार से उसका इतिहास जानने की कोशिश करती है, आखिर ये सिलसिला कब से चल रहा था और कब से शुरुआत हुई और कब खत्म हुआ। दरअसल यह सिलसिला 7 साल पुराना था। सन 2008 में उसने अपनी पुरानी कहानी बताई कि साहब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था और अक्सर मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाया करते थे और गंदी फिल्में दिखाया करते थे। वहीं से ही मुझे फिल्मों को देखकर ऐसी ऐसी टेक्निकें याद आई और ऐसे ऐसे तरीके याद आए कि ऐसा करने के बाद ऐसा हो सकता है। मेरे दिमाग में स्वार्थ पैदा हो गया। स्वार्थ पैदा हो जाने के बाद, तो जब स्वार्थ पैदा हो जाता है तो मैंने सन 2008 में अपने ही गांव की एक बच्ची का अपहरण करके उसका गला दबाकर यह घिनौना काम किया था। उसके बाद अपनी नानी के, अपनी मौसी के, अपनी हर रिश्तेदारी में मैंने यह काम किए और काम करने के बाद मैं धीरे धीरे इन कामों में सफल होता चला गया। करीबन मैंने इसी तरह 35 बच्चों का
जिनकी उम्र 10 साल होती थी, जिसकी उम्र 10 साल से कम होती थी। और मैं अक्सर उन्हीं के बच्चों के साथ ऐसा किया करता था जो लोग गरीब होते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ ना हो तो कानून तक पहुंच सकती थी, ना ही सरकारी विभाग तक पहुंच सकती थी, ना ही वे ज़्यादा शोर मचा सकते थे, ना ही वो ज़्यादा तलाश कर सकते थे। 10 साल या 12 साल या 15 साल से नीचे के बच्चों के साथ मैंने ऐसा किया, और करीबन एक नहीं, धीरे 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 7 साल या 8 साल बीतते गए। मैंने 35 बच्चों के साथ ऐसा किया और 35 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इसका यह सच जानकर पुलिस हैरान हो जाती है और चौंक जाती है कि क्या 35 साल 7 साल से कोई मुजरिम 35 मर्डर करने के बाद अब तक पुलिस हिरासत में नहीं आया और पुलिस से बचा ही रहा? क्या इस केस की छानबीन नहीं हुई या इस केस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? तो इस बात को सोचकर सब हैरान थे, परेशान थे। अक्सर गंदी फिल्में व्यक्ति को बिगाड़ देती हैं, उसके अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं, और बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी बिगाड़ देती है। यह जब बात पुलिस ने सुनी, पुलिस हैरान थी। और आसपास जब ये बात फैलती है तो दूर दूर से लोग आ जाते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बेगमपुरा से आते हैं। सब अपने बच्चों के, जिनके बच्चे गायब हुए थे, कोई मौसी के यहाँ से आता है उस लड़के के, कोई बदायूं से आता है, कोई उसके मामा के यहाँ से आता है। जहां जहां उसने यह जिन्होंने काम किए थे, सब अपने बच्चों का सच जानने के लिए उसी के पास आ जाते कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। अपने निजी स्वार्थ के लिए आपने उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जिन लोगों ने अभी तक दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था। अभी तो उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा ही था, उससे पहले तुमने उनके गला घोट कर हत्या कर दी कि तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। कोई इंसान कहाँ तक गिर सकता है। जब यह बात आसपास के जिलों में, आसपास के प्रदेश में फैलती है, लोगों में कोहराम मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है या किस हद तक गिर सकता है। तो दोस्तों, जुर्म कोई सा भी हो, मुजरिम उससे छुप नहीं सकता। लेकिन 7 साल आज इस कहानी को बीत जाते हैं, 2022 आ जाता है। 2015 की यह घटना जब उस मुजरिम को पकड़ा गया था, लेकिन आज तक अखबार के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से किसी भी प्रकार हमें जानकारी नहीं मिल पाई है कि आज तक उस मुजरिम का सरकार ने क्या किया या कानून ने क्या किया है। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी से भी कड़ी सजा होनी चाहिए। जिस लोग ने, एक व्यक्ति ने, रविंद्र कुमार ने, जो बदायूं का रहने वाला है, उसने गला घोटकर करीबन एक बच्चे की नहीं 7 बच्चों की निर्मम हत्या की है। इस हत्या का जिम्मेदार उस अकेले को सौंपा जाता है और पुलिस उस रिकॉर्ड फाइल को या तो उस पुलिस से बंद हो चुका है या उससे कोई सजा मिल सकी। आज तक इस पर किसी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, आपसे एक अपील है, आपके परिवार के बच्चे या आपके परिवार के लोग या आपके माता पिता, आप जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे कमेंट्स करते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सचेत करना और सावधान करना है। क्राइम के बारे में आपको जागरूक करना है, तरह तरह की घटनाओं के बारे में आपको जागरूक करना है। अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलते चलते आज कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें मनीष कुमार गांव बेरखड़ा उत्तर प्रदेश से हैं, और हिमानी सिंह उत्तर प्रदेश से हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से हैं। आज उनका जन्मदिन है। बहन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोगों ने आज अपना नाम लेने की अपील की थी, जैसे प्रदीप अम्बेडकर उत्तर प्रदेश से हैं, विकास बाबू बिजनौर से हैं, बंसी कुमार बिजनौर से हैं। भाई साहब, आपको नाम लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जागरूक रहें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।